स्वागत चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों। आखिरकार देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी दोनों को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन का खुलकर समर्थन करने के साथ साथ विपक्षी एकता कैसे बनाई जाती है दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण दिया है। बताएंगे कैसे आम आदमी पार्टी और डीएमके दोनों को करारा तमाचा लगा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से चुनाव जीत कर आएंगे राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने किया है बड़ा ऐलान दोस्तों। इसी के साथ में राबड़ी देवी और लालू यादव की सुरक्षा घटाए जाने के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी और कहा कि जब तक दोनों पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं दी जाएगी सुरक्षा तब तक नहीं लेंगे खुद भी सुरक्षा दोस्तों। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम देते हुए की है बड़ी बैठक और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की देश की सारी विपक्षी पार्टियों को मिलकर इंडिया गठबंधन को एकजुट करते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आज दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है दोस्तों। इस बैठक को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में सीपीआई पार्टी के नेता ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों, पार्टी की ओर से एक ऐसी बात कही गई है जिससे इंडिया गठबंधन को कमजोर करने वाली दो पार्टियों को तगड़ा झटका लगा है। एक तो डीएमके पार्टी यानी एमके स्टालिन की पार्टी है दोस्तों, और दूसरी आम आदमी पार्टी है, जो दोनों के दोनों अपने आप को इंडिया गठबंधन से बाहर का बता रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आम आदमी पार्टी और डीएमके को तगड़ा झटका किसी और ने नहीं बल्कि देश की एक और राष्ट्रीय पार्टी सीपीआई-एम पार्टी ने दिया है दोस्तों। सीपीएम पार्टी ने खुलकर ऐलान किया कि केरल के अंदर वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी के साथ में उनकी आपस में रस्साकसी थी और ये बात एकदम तय है कि कांग्रेस और वाम मोर्चा लगातार केरल में जोरदार तरीके का चुनाव लड़ता है दोस्तों, और दोनों अपनी विचारधारा की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से ताकत का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी दिखाई देते हैं। लेकिन जब बात इंडिया गठबंधन को बचाने की आ रही है और एकजुटता दिखाने की आ रही है, तो फिर इस पार्टी यानी सीपीएम पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ऐलान किया गया कि हमारी लड़ाई बेशक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खासकर केरला के अंदर हो, लेकिन इसके बावजूद हम लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना कितना जरूरी है और इंडिया गठबंधन को सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया है। इसीलिए सांप्रदायिक ताकतों के सामने इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना जरूरी है। यही बड़ा कारण है दोस्तों की लेफ्ट पार्टी ने आगे कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ में तमाम तरीके के विवाद और आपसी खींचतान के बावजूद हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हमारे राज्यसभा के नेता जॉन ब्रिटास जो केरला से ही आते हैं उनको हम इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आज भेजेंगे और दिल्ली में वो मीटिंग में मौजूद रहेंगे और सीपीएम पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे लाख संघर्ष हो, और बल्कि अभी कुछ दिनों पहले ही सीपीएम पार्टी को हराकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सरकार बनाई है दोस्तों। तो सीपीएम पार्टी का नाराज होना भी पूरी तरीके से कांग्रेस को लेकर एकदम जायज है। इसके बावजूद सीपीएम पार्टी ने कहा कि क्योंकि इंडिया गठबंधन की विचारधारा सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ है और देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए है, तो हम लोग इस मामले पर एकजुटता दिखाएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ डंके की चोट पर खड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की यही विचारधारा इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए, बेशक किसी राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी के साथ में उनका संघर्ष चल रहा हो, लेकिन अंत में देश बचाने के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और डीएमके वालों को सीपीएम से सीखना चाहिए और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कम से कम 2-4 कदम आगे बढ़ाने चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट को लेकर अपना उम्मीदवार बनाया मीनाक्षी नटराजन को दोस्तों, जिनका राजनीति से लेना देना नहीं है लेकिन विचारधारा उनकी कांग्रेस पार्टी की है, यानी कांग्रेस पार्टी के वैचारिक नेत्री है मीनाक्षी नटराजन, जिनको पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के अंदर आगे किया गया है दोस्तों। अब चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी पार्टी के प्रदेश के 2 दिग्गज नेताओं की है, एक तो कमलनाथ की, दूसरा दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की दोस्तों। दोनों की जिम्मेदारी है कि मीनाक्षी नटराजन को चुनाव जिताकर मध्य प्रदेश से राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा जाए। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने 5 बार विधानसभा भेजा, 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार लोकसभा भेजा, 2 बार राज्यसभा भेजा। अब मुझे पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, पार्टी ने मुझे जितना मौका था उतना मौका दे दिया। यानी दोस्तों जिस सीट पर मीनाक्षी नटराजन चुनाव लड़ रही है उस सीट पर अभी हाल फिलहाल के अंदर ही दिग्विजय सिंह रिटायर्ड हुए हैं, तो कायदे से ये दिग्विजय सिंह की सीट है। ऐसे में लोग ये उम्मीद जता रहे थे और खासकर मीडिया में रिपोर्टें छप रही थी कि दिग्विजय सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी जगह पार्टी की विचारधारा से जुड़ी मीनाक्षी नटराजन को आगे किया दोस्तों। और दिग्विजय सिंह इस बात को लेकर बिल्कुल नाराज नहीं है, वो पार्टी के फैसले का समर्थन करते हुए कह रहे कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, पार्टी ने मुझे 5-5 बार विधानसभा भेजा, 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार लोकसभा भेजा, 2 बार राज्यसभा भेजा। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूं और मैं पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को यहां से जिताकर मध्य प्रदेश से जिताकर दिल्ली भेजूंगा राज्यसभा का सांसद बनाकर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की साफ तौर पर स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता समझ चुके हैं कि उनको पार्टी अपने साथ में रखना चाहती है, लेकिन नए युवा नेताओं को मौका देना चाहती है और इसकी शुरुआत
शुरुआत कर्नाटका से हुई है, जहां पर सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देकर अपने डिप्टी सीएम यानी पार्टी के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी देकर मुख्यमंत्री बना दिया। दोस्तों ऐसे ही अब कमलनाथ भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को जितना पार्टी ने दिया बहुत ज्यादा है, हमें कोई पार्टी से अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हम पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि वरिष्ठ नेताओं को इसी तरीके का अप्रोच रखना चाहिए और इससे पार्टी के अन्य जो युवा नेता है उनको भी मैसेज जाता है कि हमारे वरिष्ठ नेता युवाओं के बारे में चिंता करते हैं दोस्तों। और राजस्थान के अंदर अब ये बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है दोस्तों, यानी एक युवा सचिन पायलट को मौका मिलेगा। जैसे ही चर्चा चलने लगी वैसे ही अब अशोक गहलोत फिर से पुराने रूप में आ गए दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने पिछले कार्यकाल के दौरान अपनी सरकार पर आए संकट को लेकर नई बहस छेड़ दी है दोस्तों। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी थी उसे लेकर अब जो नई जानकारी आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पोस्ट को लेकर अब जल्द राजस्थान में बड़ा ऐलान किया जाएगा। और कुछ रिपोर्ट ये बता रही है कि सचिन पायलट राजस्थान वापस लौट रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वापस जिम्मेदारी दी जाएगी। और राहुल गांधी ने पूरा मन बना लिया है, चाहे पार्टी का कोई भी नेता नाराज हो, ये फैसला होने वाला है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अब इस मामले को लेकर बयान देकर सचिन पायलट के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पोस्ट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में अशोक गहलोत ने एक बयान दिया दोस्तों। अशोक गहलोत ने उनकी सरकार के टाइम में हुए संकट को लेकर कहा कि देश भर में ये गलत धारणा बना दी गई है कि मैंने अध्यक्ष का पोस्ट, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पोस्ट ठुकराया था। यहाँ तक कि मेरे अपने करीबी और समर्थक भी आज तक यही मानते आ रहे हैं कि मैं अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये बात एकदम गलत है। वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ इस बात को और मैं खुद पीछे नहीं हटा, बल्कि जो कुछ भी हुआ वह एक गहरी साजिश का नतीजा थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि जब उनका अध्यक्ष बनना तय लगभग हो चुका था, उसी समय पार्टी आला कमान ने राजस्थान में पर्यवेक्षक भेजे और पर्यवेक्षक ने जयपुर आने के बाद वहां की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलती देखी और अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद पूरी तस्वीर पलट गई। अशोक गहलोत ने कहा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे जिन लोगों की साजिश थी उनकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को भारी नुकसान हुआ। अशोक गहलोत ने कहा कि वे कोई अनपढ़ या अनजान नेता नहीं है जो इतने बड़े पद के महत्व को ना समझे। उन्होंने कामराज, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष का पोस्ट पाने वाले सर्वोच्च नेता देश के अंदर रहे हैं और इसीलिए इस पोस्ट को ठुकराने का तो कोई मनसा ही नहीं था। और ऐसे में उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम हुआ, यानी उनका दावा इस बात को लेकर था कि सचिन पायलट जो विधायक को लेकर हरियाणा मानेसर पहुंच गए थे, तो वही सारा खेल बिगड़ा था। अब दोस्तों इन्होंने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया है कि सचिन पायलट ने साजिश की थी। अब देखते हैं इस मामले को लेकर पार्टी आला कमान क्या फैसला लेता है। लेकिन अशोक गहलोत जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं दोस्तों, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट राजस्थान में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अशोक गहलोत को अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए और राज्य की राजनीति युवाओं के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव की सुरक्षा घटा ली गई है दोस्तों, कटौती कर दी गई है और इस कटौती को लेकर अब राजनीतिक विवाद गहरा गया है। इस फैसले के विरोध में शनिवार को राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सरकारी आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया दोस्तों। इस घटनाक्रम के बाद आरजेडी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए और कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रही है और जब तक सुरक्षा को वापस नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तब तक प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और तब तक वे स्वयं अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर डटे भी रहेंगे। यानी पूरी तरीके से कार्यकर्ता खुद ही सुरक्षा देने के लिए तैयार है। और मामला यही नहीं रुका दोस्तों, इसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई और तेजस्वी यादव ने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके पास सुरक्षा व्यवस्था जो दी गई है वो उसे भी वापस कर रहे हैं, क्योंकि जब बीजेपी सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो मुझे भी सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। और इसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा वापस कर दी। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बिहार चुनाव के दौरान पता चला था कि तेजस्वी यादव के घर के बाहर 4 राउंड की फायरिंग की गई है। सोचिए 4 राउंड की फायरिंग तेजस्वी यादव के घर के बाहर हो जाता है, तो इसे पता चलता है कि नेता प्रतिपक्ष को कितना ज्यादा खतरा है दोस्तों। इसके बावजूद बीजेपी के लोग सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि यही बीजेपी है जो कभी राघव चड्ढा को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे देती है दोस्तों, कभी काकोली घोष को वाई की सुरक्षा दे दी जाती है और इस तरीके की सुरक्षा हर एक व्यक्ति को दी जाती है। पवन सिंह जैसे लोगों को वाई सुरक्षा, जेड सुरक्षा दी गई है दोस्तों। यानी दुर्भाग्य है देश का कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बीजेपी के लोगों की हालत खराब हो रही है दोस्तों और सुरक्षा का भी एक तरीके से राजनीतिकरण कर दिया गया है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोग मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन करते हुए फिर से दिखाई दिए दोस्तों। जोरदार तरीके से इस आंदोलन पर एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, यानी पानी की बौछार की गई कांग्रेस को रोकने के लिए। और भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, खासकर जो कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोग हैं दोस्तों, उन्होंने अपने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया, जमकर हल्ला बोला और बीजेपी सरकार ने पुलिस भेजकर आवाज को दबाने की कोशिश की। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तानाशाह सरकार, याद रखें हम कांग्रेस के योद्धा है। देश के अंदर 50 से अधिक शहरों में धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग को लेकर वाटर कैनन, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का सामना कर चुके हैं। जितनी ताकत लगानी है लगा लो, हम तैयार पूरी तरीके से हैं, हम डरने और झुकने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान को जल्दी देना होगा इस्तीफा। अब इस मांग को लेकर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने रविवार को सीबीएसई और कोयम्बटूर के बीच में मिली भगत का पर्दाफाश करते हुए छात्र सार्थक सिद्धांत और उनके सहयोगी निसर्ग अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का युवा रील बनाते रहे और पकौड़ा तलते रहे, लेकिन हम इस देश के युवाओं के सवाल उठाते रहेंगे और जवाब भी ढूंढते रहेंगे और जवाब ढूंढ के निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी के सांसद ने पोस्ट करते हुए कहा कि सार्थक मात्र 18 साल के हैं, पर सोच, साहस और सिद्धांत में किसी से कोई कम नहीं है। उसने और उसके साथी निसर्ग ने जो काम करके दिखाया है, जो काम उन्होंने किया है, वो देश के बड़े बड़े मीडिया प्रतिष्ठान, खोजी पत्रकारिता करने वाले लोग नहीं कर पाए। यहाँ तक कि सीबीएसई और कोयम्बटूर की मिली भगत के बारे में सीबीएसई के लोग भी हकीकत देश को नहीं बता पाए। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि 18 साल का बच्चा सीबीआई से तेज निकला। नौजवानों की ये जीत सही मायने में सरकार की हार है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे युवा रील बनाते रहे, पकौड़े तलते रहे, सवाल ना पूछे, आंखें ना खोले, पर इन बच्चों ने सवाल भी पूछे और जवाब भी ढूंढ निकाले। 12वीं कक्षा के परिणामों को लेकर घिरी सीबीएसई को लेकर राहुल गांधी जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए दिखाई दिए। दोस्तों ने कहा कि भारत की असली युवा शक्ति है जो जिज्ञासु है, जागरूक है, जानकार है और याद रखिए कि देश का भविष्य किसी बहकावे में आने वाला नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी युवाओं से काफी ज्यादा खुश है कि उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को सबके सामने खोलकर रख दिया कि सिस्टम पूरी तरीके से काम करने में असफल हो चुका है। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी बताया गया कि कैसे लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ डेटा, उनका आंसर शीट और उनकी पर्सनल जानकारी लीक हो गई। दोस्तों मामला काफी गंभीर है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी के साथ साथ एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी का युवा मोर्चा पूरी तरीके से हर स्तर पर सक्रिय चल रहा है। दोस्तों चाहे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का मामला हो या फिर संसद के अंदर सवाल उठाने का मामला हो, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में संसदीय समिति भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से एक्टिव कर दी है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चेयरमैन है पार्लियामेंट की एक कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी, जिसे दिग्विजय सिंह चलाते हैं दोस्तों, यानी जिसके अध्यक्ष है दिग्विजय सिंह। उन्होंने अपनी कमेटी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका देते हुए दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है दोस्तों और प्रधानमंत्री से एक नया मामला उठाते हुए सीबीएसई के द्वारा जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी देश के अंदर लागू की जा रही है, यानी 3 भाषा नीति लागू की जा रही है, उसे लेकर कहा कि ये जल्दबाजी में किया जा रहा है और कक्षा 9 और 10 के बच्चों के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। और सीबीएसई के द्वारा जो पुराना फैसला लिया गया था ये उसके खिलाफ है और इसीलिए इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि अलग अलग राज्यों की सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु तो इस मामले को लेकर डटकर मुकाबला कर रहा है और 3 लैंग्वेज पॉलिसी को तमिलनाडु के अंदर लागू नहीं करने दिया जाएगा। ये बात तो पूरी तरीके से तय है, तो मामला कोर्ट में जाएगा ही। लेकिन दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार से इस मामले पर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचने के साथ साथ दोबारा से आदेश पर विचार करने के लिए बोला है। अब देखते हैं आगे क्या कदम उठाया जाता है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोलकाता के अंदर कमरहाटी में शनिवार को टीएमसी के विधायक मदन मित्रा की कार के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया दोस्तों और अरियादाहा इलाके के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया जब विधायक दौरा करने के लिए यानी क्षेत्र के भ्रमण के लिए निकले थे और स्थानीय लोगों से जब मुलाकात कर रहे थे तब अचानक कुछ लोग आकर चोर चोर के नारे लगाने लगते हैं दोस्तों और कार के ऊपर अंडे फेंके जाते हैं। ये लोग कट मनी के रूप में लिए गए पैसे का आरोप लगाते हुए टीएमसी के नेता के खिलाफ हमला करते हैं। मदन मित्रा ने आरोप लगाया कि उनके ड्राइवर के ऊपर भी हमला किया गया। तृणमूल कांग्रेस के विधायक कार पर 3 अलग अलग तरीके से हमले किए गए दोस्तों। पार्षद की घर पर थी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की मीटिंग, इसी बात को लेकर आगे बवाल हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के लोग बंगाल के अंदर बुरी तरीके से बौखला गए हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले पूरी तरीके से कानून को अपने मुट्ठी में रखकर जैसे तैसे जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ऐसे ही बिना लॉ एंड ऑर्डर के पश्चिम बंगाल चलेगा दोस्तों। आम जनता इसे सीधे प्रभावित हो रही है और तृणमूल कांग्रेस के लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी, उसके बाद कल्याण बनर्जी और अब मदन मित्रा का मामला सामने आया दोस्तों। और इससे पहले ममता बनर्जी जब वकील के तौर पर कोर्ट पहुंची थी तब भी ममता बनर्जी के साथ उसी तरीके का दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ दोस्तों
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे में आए करोड़ों रुपए को गायब कर दिया गया है। यादव ने कहा कि इस मामले में अदालत ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, यानी अदालत को इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। और उन्होंने रविवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये बेहद संवेदनशील समाचार है और राम मंदिर के चढ़ावे के करोड़ों रुपए की रकम गायब हो गई है। और अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए कहा कि यदि सही से जांच की जाए तो सबकी पोल खुलेगी और समस्त विश्व में श्री राम के उपासकों के लिए ये बेहद संवेदनशील समाचार है और राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब हो गई है। अखिलेश यादव के इस दावे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भड़क रहे हैं दोस्तों, लेकिन अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ते बीजेपी को आईना दिखाने का। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर नीट यूजी 2026 के पेपर लीक और सीबीएसई की मार्किंग गड़बड़ियों के बाद सरकार परीक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े बदलाव की तैयारी में है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एनटीए ऐसा नया सिस्टम बनाने की तैयारी कर रही है जिसमें सवाल तैयार करने वाले एक्सपर्ट को ये नहीं पता होगा कि आखिर वो कौन सा एग्जाम और किस एग्जाम के लिए पेपर बना रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो लोग पेपर में सवाल बनाते थे उनके लिए जो नियम है दोस्तों उसमें बदलाव किया गया है। इसी के साथ में मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी है। मंत्री जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे बल्कि व्यवस्था सुधारने का काम कर रहे हैं। तो मंत्री का इस्तीफा मिलकर कुछ नहीं मिलेगा, इस्तीफे की मांग भी पूरी तरीके से नाजायज है। ऐसे में दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि किरण रिजिजू ये जो दावा कर रहे हैं कि पिछले एक महीने में कई कदम उठाए गए हैं और सरकार की कोशिश है कि भविष्य में पेपर लीक जैसी व्यवस्था ना हो। बीजेपी के लोग सैकड़ों कदम उठाया, इस तरीके की बातें कर रहे हैं दोस्तों। इसे अगर पूछ लिया जाए कि इन्होंने ये जो कदम उठाए क्या ये 2024 में जब लीक हुआ था तब नहीं उठाए थे, तो जवाब मिलेगा बिल्कुल उठाए थे। लेकिन ये पूरी तरीके से दोस्तों आम जनता के गुस्से को दबाने की कोशिश है। अगर आप ये मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो कम से कम होना चाहिए, ये दूसरी बार है जो पेपर लीक हो गया। और आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद चुनाव के लिए टिकट नहीं दे रही है दोस्तों, यानी एमएलसी नहीं बना रही है। और क्योंकि ये मंत्री बने पड़े हैं तो इनको कहीं और से जो का जुगाड़ करना पड़ेगा। और ऐसे में इससे पहले भी जब ये नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री थे दोस्तों, इससे पहले वाली सरकार में तो भी इनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, यानी ना तो सांसद का चुनाव ना विधायकी का चुनाव लड़वाया गया दोस्तों। ऐसे में एक बार फिर से लेकर आया गया है, लेकिन सवाल उठेगा ही कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री तो बनाया गया दोस्तों, लेकिन ना एमएलए बनाया जा रहा है ना एमएलसी बनाया जा रहा है। तो फिर ये तो 6 महीने के अंदर ही अपने पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाने की बीजेपी की रणनीति है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कुशवाहा समाज से आने वाले नेता सम्राट चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए, तो अब कुशवाहा समुदाय के वोट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को साथ में लाने की क्या जरूरत है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब इनको भाव नहीं दे रही है दोस्तों। इस बात को लेकर कुशवाहा पूरी तरीके से यानी उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से भड़के पड़े हैं दोस्तों, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते। और बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को जिसने लोकसभा का चुनाव हराया था पवन सिंह ने, उनको काराकाट से चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने का बीजेपी ने तोहफा दिया और एमएलसी बना दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नीट के परीक्षा को लेकर पेपर लीक के मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करने के लिए पहुंची दोस्तों। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दीपेंद्र हुड्डा इस पूरे नेतृत्व को कर रहे थे दोस्तों, यानी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के साथ में डंके की चोट पर खड़े थे दोस्तों। ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि सरकार है जहां खर्चा करो, ये ऐसी सरकार है खर्ची और पर्ची वाली सरकार चल रही है। ऐसे में कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा पूरी तरीके से छात्रों के आंदोलन में या युवाओं के आंदोलन में दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहे हैं दोस्तों। और दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा इस तरीके से युवाओं के आंदोलन में जाना, इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा 24 घंटे 7 दिन राजनीति में एक्टिव है दोस्तों। और ऐसे ही नेताओं की सख्त से सख्त कांग्रेस पार्टी को जरूरत है, खासकर दोस्तों हरियाणा राज्य के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी रवनीत बिट्टू को राज्यसभा का टिकट नहीं दे रही है दोस्तों। इसका मतलब रवनीत बिट्टू आने वाले 6 महीने तक ही केवल मंत्री रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में रवनीत बिट्टू पूरी तरीके से अलग थलग कर दिए गए हैं दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी अब नया चेहरा ढूंढ रही है। यही बड़ा कारण है कि रवनीत बिट्टू जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिनों तक तो मंत्री बनाया दोस्तों। इसके बाद अब बीजेपी को समझ में आ चुका है कि रवनीत बिट्टू का अपना खुद का कोई जनाधार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अलग थलग करना शुरू कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से आए नेता राघव चड्डा पर दाव
दाव चलने वाली है। दोस्तों जो उम्मीद है वो ये कि राघव चड्ढा को पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि पंजाब के अंदर होने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा पंजाब के लोगों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों और अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है देश के नौजवानों के इन सारी बातों को याद रखना चाहिए। दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हाल ही के दिनों में सुर्खियों में आए खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों हालांकि विवादों और प्रशासनिक जांच के बाद ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे में दोस्तों जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि खान सर का अस्पताल भी सील किया जा सकता है। इस तरीके की जो अफवाहें चल रही है दोस्तों, इस पर अगर थोड़ी भी सच्चाई दिखाई दी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से खान सर नहीं बल्कि आम जनता का भारी नुकसान होगा। अगर आप भी मानते हैं कि एक एंकर को लेकर की गई टिप्पणी पर जिस तरीके से बौखलाहट दिखाई गई दोस्तों और मानहानि का मुकदमा भी किया गया है और एक तरीके से आलोचना भी की गई है, तो तथ्यों के आधार पर गई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीते दिन अचानक से ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच जाती है। दोस्तों दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक तो जरूर है, लेकिन अचानक से तृणमूल कांग्रेस की बैठकें नहीं हो पा रही है और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पार्टी को एकजुट करने की कोशिश में लग रही है। दोस्तों कितना सफल हो पाएंगे ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देना चाहते हैं और इसीलिए इंडिया गठबंधन की पहल देश के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए लगातार जारी है। दोस्तों अगर आप लोगों को एक खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जो लिखता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।